चलो क्लास, हम जो आज टॉपिक पढ़ रहे हैं रेमेडियल मेजर्स चैप्टर 5 राइट ऑफ एन अनपेड सेलर। तो किसको बोलते हैं हम अनपेड सेलर? सबसे पहले ये जान लेते हैं हु इज़ एन अनपेड सेलर। ये जो राइट्स है ना, ये पेपर में काफ़ी बार पूछा गया। कहा जाता है कि मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फ्रॉम दिस चैप्टर इज़ राइट्स ऑफ एन अनपेड सेलर। क्या क्या राइट्स होते हैं अनपेड सेलर के? लेकिन उससे पहले जानना है ये अनपेड सेलर क्या होता है। कई बार नाम से पता चल जाता है। एक वो सेलर जिसको अभी तक पेमेंट नहीं हुआ है। समझ में आया? अब जैसे पहले ये देखो, एमलॉ के चैप्टर की यही सब चीज़ें हैं कि इसमें सेक्शन, एक्ट, केस, एग्जाम्पल यही सब आता ही है। द सेलर ऑफ द गुड्स इज डीम टू बी, किसे अनपेड सेलर बोलते हैं एक्ट के हिसाब से। व्हेन द होल ऑफ द प्राइस इज नॉट बीन पेड और टेंडर्ड। सिंपल वे में कहा जाए, सेलर को उसके गुड्स का एक भी रुपये मिला नहीं है, उसे अनपेड सेलर बोल देते हैं। जो बिल ऑफ एक्सचेंज या कोई नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट उसे रिसीव हुआ था कंडीशनल पेमेंट के हिसाब से, कंडीशन पूरी हो चुकी है, हैज़ नॉट बीन फिल्ड बाय, किसी रीज़न से कंडीशन पूरी ना हुई हो, ऑफ द डिसऑनर ऑफ द इंस्ट्रूमेंट। मतलब सीधी सी चीज़ कहूँ, आप सेलर ने अपना काम कर दिया पर बायर ने अपनी कंडीशन पूरी नहीं की, उसने जो इंस्ट्रूमेंट दिया था वो डिसऑनर हो गया। तो मैं बोल सकता हूँ, जैसे सपोज किसी ने चेक दिया हो, ठीक है, सेलर को, बायर ने चेक दिया हो सेलर को, और फिर वो चेक बाउंस हो जाए। समझ में आया? ये आ जाता है किसमें? अनपेड सेलर में। द टर्म सेलर इंक्लूड, सेलर में क्या इंक्लूड, किसे बोलते हैं सेलर? एनी पर्सन हु इज़ इन द पोजीशन ऑफ सेलर। दैट मीन्स सिंपल, जिसे सेलर कहा जाता है जिसने कोई गुड्स बायर को दिया हो। एज फॉर इंस्टेंस, हो सकता है सेलर का एजेंट भी हो, whom the bill of lading was inserted, और अ कंसाइनर भी हो सकता है, एजेंट भी हो सकता है, who has himself paid is directly responsible for the, ये सब रिस्पॉन्सिबल हैं प्राइस के लिए। मतलब इन सबको पैसा मिलना चाहिए भाई। अब कंसाइनर ने कहा था मैं दे दूंगा, नहीं दिया, ठीक है, कोई एजेंट ने कहा था नहीं डिलीवर किया, तो वो भी हो सकता है। कई बार सेलर और एजेंट को सेलर के एजेंट को ही मिलने वाला रहता है तो नहीं मिलता है। तो थोड़ा सा अच्छे से पहले समझ लेना किसे हम अनपेड सेलर बोलते हैं, क्योंकि अनपेड सेलर समझ में आएगा तो काफ़ी कुछ समझ में आएगा। चलो, पीछे का कुछ नहीं लिख पाते हो तो सेक्शन 45 के हिसाब से बताया गया है, ही इज़ अनपेड, वो सेलर जो अनपेड है, जिसे पेमेंट नहीं हुआ है। द प्राइस इज़ ड्यू एंड दैट ही हैज़ एन इमीडिएट, प्राइस लेना बाकी है और उसके पास राइट है, वो तुरंत के तुरंत एक्शन ले सकता है उस प्राइस के ऊपर। भाई सीधी सीधे सेलर है, सेलर को अगर पेमेंट नहीं हुआ है, बायर ने पेमेंट नहीं किया, तो डेफिनेटली वो कोई ना कोई एक्शन लेगा, केस करेगा। कोई बिल ऑफ एक्सचेंज या नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट रिसीव तो हुआ बट डिसऑनर्ड हो गया, वो सीधी चीज़ है। बायर ने गुड्स खरीदते टाइम पे चेक तो दे दिया, लेकिन वो चेक डिसऑनर्ड हो गया, तो भाई सेलर को अभी भी पैसा मिला नहीं है, ठीक है। तो सीधी चीज़ है, इसे हम यहाँ अनपेड सेलर बुलाते हैं, ये पता रहना चाहिए। अब अनपेड सेलर के राइट्स क्या क्या हैं? कहा जाता है, काफ़ी बार पेपर में पूछा जाता है, लेकिन ये ध्यान रखना कि ये अनपेड सेलर के राइट्स में भी एक एक पॉइंट को भी शॉर्ट नोट में पूछ लेते हैं पेपर में। जैसे एक अनपेड सेलर के राइट क्या है, तो गुड्स को लेके वो क्या कर सकता है या बायर को लेके वो क्या कर सकता है। इसका मतलब सेलर ने गुड्स अभी तक भेजा नहीं हो, गुड्स अभी भी सेलर के हाथ में हो, जैसे इधर लिखा है गुड्स को लेके सेलर की राइट्स क्या क्या है और बायर को लेके सेलर की राइट क्या है, तो साफ पता चलता है अगर गुड्स अभी भी किसके पास हैं, बायर के पास ही हैं, तो वो लीन कर सकता है, स्टॉपेज इन ट्रांसिट कर सकता है, रीसेल कर सकता है, विथ होल्डिंग डिलीवरी या अदर राइट्स। लेकिन अगर प्रॉपर्टी पास, व्हेन द प्रॉपर्टी इन द गुड्स हैज़ नॉट पास, तो ये सब राइट्स तभी मिल सकते हैं, ठीक है, सिंपल वे में कहा जाए। और अगर पास ऑन हो चुके हैं तब तो फिर उसे बायर पर्सनली उसके ऊपर केस करेगा या तो सूट डैमेज फॉर इंटरेस्ट, डैमेज एंड इंटरेस्ट। चलो एक एक करके देखते हैं। अब ध्यान से समझना, हाँ हम राइट्स तो पढ़ रहे हैं, ठीक है, राइट्स ऑफ एन अनपेड सेलर, लेकिन हम अगेंस्ट द गुड्स, मतलब दो चीज़ पढ़नी है, गुड्स को लेके या बायर को पर्सनली। तो गुड्स को लेके एक सेलर क्या क्या कर सकता है अगर उसको गुड्स का पैसा ना मिला हो तो? पहला, व्हेन प्रॉपर्टी इन द गुड्स हैज़ पास्ड, हम पहला पढ़ रहे हैं, जब गुड्स की प्रॉपर्टी क्या हो चुकी हो, व्हेन प्रॉपर्टी इन द गुड्स हैज़ पास्ड, मतलब गुड्स की ओनरशिप हमने क्या कर दी हो, दे दी हो। अनपेड सेलर हैज़ बाय इम्प्लीकेशन ऑफ द लॉ फॉलोइंग राइट्स, ऐसे में राइट्स क्या क्या होते हैं? नॉट विथ स्टैंडिंग दैट द प्रॉपर्टी इन गुड्स मे हैव पास टू द बायर नेमली। भाई देखो, अगर पास नहीं हुई होती तो बहुत सारी राइट्स हैं, लेकिन जब पास हो जाता है तो क्या, अ लीन ऑन द गुड्स फॉर द प्राइस वाइल इन पोजीशन ऑफ देम। ये लीन तभी कर सकता था जब गुड्स की पोजीशन उसके पास होती, ठीक है। अगर आपके पास है गुड्स, अभी भी आपके पास है, ऐसे हैं कि आपके पोजीशन में आ सकते हैं, तो अब आप लीन करो। लीन मतलब पता है ना, जब तक सामने वाला पेमेंट नहीं देगा तब तक मैं उसके गुड्स डिलीवर नहीं करूँगा। इसका मतलब याद रखना, जैसे शायद सामने वाले ने कोई चीज़ आपको दी हो, ठीक है,
तो आप तब तक अपने पास रखोगे जब तक सामने वाला पेमेंट ना करे। इफ़ द बायर बिकम इंसॉल्वेंट, अगर बायर इंसॉल्वेंट हो जाता है बिफोर पेमेंट, तो अ राइट टू स्टॉपेज, आपके पास राइट है, आप गुड्स को अगर रास्ते में है तो गुड्स को रोक सकते हो ताकि वो आपके पास ही रहें, वो सामने वाले के पास ना पहुँचे, सामने वाले के पोजीशन में ना आए, ठीक है। अ राइट ऑफ रीसेल, आपके पास एक और राइट है, आप रीसेल कर सकते हो। when the goods property in the goods has not passed, when the property in the goods has not passed to the buyer, the unpaid seller has in addition to other remedies, withholding delivery, similar co-extensive, the rights of lien, मतलब ये सारी राइट्स यहाँ पे भी सेम ही है। अब एक एक राइट्स को समझो, क्या क्या राइट्स होता है, किसे बोलते हैं राइट्स ऑफ लीन, राइट्स ऑफ लीन किसे कहा जाता है। तो इधर कहा गया है राइट्स ऑफ लीन में जो अनपेड सेलर होता है गुड्स का, उसके पास गुड्स का पोजीशन होना चाहिए, मतलब गुड्स अभी भी आपके हाथ में होना चाहिए। इस एंटाइटल टू रिटेन पोजीशन, तब तक पोजीशन वो अपने पास रखेगा जब तक फाइनल पेमेंट प्राइस नहीं हो जाता, मतलब बायर जब तक पेमेंट नहीं करेगा भाई गुड्स मेरे पास ही रहेंगे। जैसे देखते हो ना, आप अपनी बाइक बनवाने के लिए जाओ, आप सामने वाले ने आपकी बाइक बना दी, लेकिन वो आपकी बाइक तब तक नहीं देगा जब तक आप उसका पेमेंट नहीं करोगे। समझ में आया, ये सब लीन में आ जाता है। जैसे वेयर द गुड्स हैव बीन सोल्ड विदाउट एनी स्टिपुलेशन एज टू क्रेडिट, जहाँ ये सब कहाँ अप्लाई हो सकता है, जहाँ आपने गुड्स बेचे हों पर किसी भी क्रेडिट पे नहीं, आपने सामने वाले को क्रेडिट नहीं बोला भाई, आपने सीधा कहा होगा भाई गुड्स सोल्ड किया जाना है, किसी क्रेडिट पे नहीं, आपको उसका क्या देना पड़ेगा, कैश देना पड़ेगा, और सामने वाले ने अभी तक पेमेंट दिया नहीं है, तब आप गुड्स को अपने पास रख सकते हो जब तक सामने वाला पेमेंट ना करे। वेयर द गुड्स हैव बीन सोल्ड ऑन क्रेडिट बट द टर्म ऑफ क्रेडिट हैज एक्सपायर्ड, तो लीन आप कब कर सकते हो, आपने गुड्स क्रेडिट पे तो बेचा था पर क्रेडिट का टाइम ओवर हो चुका है। बहुत सिंपल लाइन में क्या समझा है यहाँ पे, भाई आपने गुड्स कैश में बेचा था तो आप लीन कर सकते हो अगर सामने वाले ने पैसा नहीं दिया तो। लीन मतलब गुड्स को अपने पास रखना जब तक सामने वाला पेमेंट ना करे। सेकंड, आपने गुड्स क्रेडिट पे तो बेचा था लेकिन उसका टर्म एक्सपायर्ड हो गया, जैसे सपोज 16 अप्रैल का आपको टाइम दिया गया था, 16 अप्रैल को आपने परफॉर्म नहीं किया, ठीक है, तो वह क्या कर सकता है, लीन कर सकता है। थर्ड, वेयर द बायर बिकम इंसॉल्वेंट, जहाँ बायर क्या हो जाए, इंसॉल्वेंट हो जाए, तो ऐसी जगहों पे आप डायरेक्टली बोल सकते हो राइट्स ऑफ लीन अप्लाई हो जाता है। सेकंड दिया है, ये तो फर्स्ट था, इसी में सेकंड पॉइंट है। देखो एम लॉ का लिखने का आंसर समझो हमेशा, सेक्शन का नाम, ठीक है, सेक्शन के नाम के साथ साथ अगर कोई केस हो तो ठीक है, नहीं तो उसका मीनिंग, उसके एग्जाम्पल्स की आदत डालो। सेकेंड, द सेलर में एक्सरसाइज इज राइट ऑफ लीन नॉट विथ स्टैंडिंग दैट ही इज इन पोजीशन ऑफ द गुड्स एज एन एजेंट और बेली फॉर द बायर। इसका मतलब क्या है, लीन तभी, लीन है ना गुड्स पे अप्लाई नहीं होता, लीन होता है खाली प्राइस पे। दैट मीन्स इट डज नॉट एक्सटेंड टू वेयर हाउस और अदर चार्जेस फॉर कीपिंग द गुड्स, मतलब आप जब गुड्स को रख लेते हो तो आप सिर्फ बोलोगे भाई मेरा जो गुड्स का कीमत है, गुड्स का कीमत सपोज 120 रुपीज़ प्राइस है, तो आप बायर से सिर्फ 120 ही क्लेम कर सकते हो। उसको आपने वेयर हाउस में रखा, संभाल के रखा, उसका भी खर्चा लगा, तो आप उसके लिए लीन नहीं कर सकते। फॉर दे आर केप्ट अगेंस्ट द बायर्स, फॉर दिस द सेलर हैज़ अ पर्सनल रेमेडी अगेंस्ट द बायर। ठीक है, बहुत नॉर्मल सा लाइन है। लीन टर्मिनेट कब होगा, ठीक है, द अनपेड सेलर ऑफ गुड्स लॉसेस हिज लीन, अनपेड सेलर अपना लीन का राइट्स खो देता है या अब वो लीन नहीं कर सकता। कब नहीं कर सकता, when he deliver the goods to a carrier or other belly for the purpose of transmission with, सीधी वे में कहूँ गुड्स आपके पास नहीं होगा, आपने गुड्स कहीं ना कहीं बायर तक या बायर के पास पहुँचने वाले जितने भी ऑप्शन थे आपने वहाँ तक गुड्स पहुँचा दिए हैं, अब आपके पास गुड्स नहीं है, तो सीधी सी चीज़ है आप उस पर लीन नहीं कर पाओगे। when the buyer or his agent lawfully, बायर या उसके एजेंट ने क्या कर लिया, गुड्स अपने पास ले लिया है। जैसे A sells to B a lawn mower, A refuses to deliver it unless paid for, but on request from B, A lend it to him for that B may cut the grass in the compound. A thereby does not lose his lien. देखो A ने एक लॉन मोवर, बोलते हैं ना गार्डन में घास वगैरह उग जाती तो उसको काटने वाली मशीन आती है, तो A है ना वो B को बेचता है, A रिफ्यूज़ कर देता है डिलीवर करने को जब तक B उसका पेमेंट नहीं करेगा, बट B उसे रिक्वेस्ट करता है, ठीक है, और A क्या करता है, A lends it to him in order that B may cut the grass in the compound. A अब ऐसे में अगर वो उसको दे देता है तो यहाँ वो अपना लीन नहीं खोता है क्योंकि उसने उसको सिर्फ वो ग्रास कट करने के लिए दिया है, बाकी वो उससे वापस ले लेगा। सीधी वे में कहा जाए भाई आपके पास गुड्स है तब तक आपकी पोजीशन है, आपने एक बार उसको सेल सोल्ड करने के नाम पे सामने वाले को दे दिया तब वो फिर आपकी लीन नहीं रह जाती। जैसे एग्जाम्पल दूसरा, where machinery has been delivered and thereafter a part of the machinery is handed over to the vendor for repair,
द वेंडर कैन नॉट क्लेम अ लीन ऑन सच अ पार्ट ऑफ द मशीनरी फॉर द अनपेड प्राइस ऑफ द मशीनरी। मतलब सिंपल चीज़ है, मशीनरी एक बार डिलीवर हो चुकी है, लेकिन देयर आफ्टर अ पार्ट, उसमें से कुछ पार्ट मशीनरी का हैंडेड ओवर किया गया वेंडर को फिर से रिपेयर करने के लिए। वेंडर उन पार्ट पे क्लेम नहीं कर सकता कि भाई आपने मशीनरी का पेमेंट नहीं किया। मतलब समझ रहे हो, कितने अच्छे से समझना पड़ेगा डिटेल्स को। देखो, मशीनरी बेच दी, अभी पेमेंट नहीं आया था, सामने वाले ने रिपेयर करने के लिए आपको मशीनरी का कुछ पार्ट दिया हुआ है, तो वो पार्ट आप अपने पास ये बोल के नहीं रख सकते कि भाई सामने वाले ने पेमेंट नहीं किया आपने, तो मैं आपका ये पार्ट रख रहा हूँ, तब आप लीन नहीं कर सकते। ठीक है, ठीक है। उसके बाद दिया बाय वेवर, सामने वाले ने बोला ठीक है रख लो, तो वेव कर देना। ठीक है, तो ऐसे में भी लीन टर्मिनेट हो जाता है। ये पढ़ रहे थे आप, लीन कब अप्लाई नहीं होगा, लीन कब एंड हो जाता है। इसलिए हमेशा है ना, एमलॉक के और ये सब के आंसर की खूबी है कि जब आप पढ़ना शुरू करो तो आप पहले हेडिंग को पढ़ो। टर्मिनेशन का मतलब होता है खत्म हो जाना, एंड हो जाना। तो लीन कब खत्म हो जाता है, लीन कब नहीं कर सकते हो आप। ठीक है, अब आते हैं राइट्स ऑफ स्टॉपेज इन ट्रांसिट। नाम से ही पता चलता है, रास्ते में ही गुड्स को रोक लेना, स्टॉपेज इन ट्रांसिट। देख रहे हो ना, ये सब शॉर्ट नोट में डायरेक्टली पूछ लिए जाते हैं, तो आपको ये आना चाहिए। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट राइट्स जो है अनपेड सेलर का, वो क्या है, राइट ऑफ स्टॉपेज इन ट्रांजिट। राइट ऑफ स्टॉपेज गुड्स इन ट्रांजिट, रास्ते में हम गुड्स को क्या कर सकते हैं, रोक सकते हैं। इट इज़ जस्ट एन एक्सटेंशन, ये सिर्फ एक तरीके का एक्सटेंशन है जो अनपेड सेलर का राइट ऑफ लीन का थोड़ा सा अपडेटेड वर्जन बोल सकते हो, थोड़ा बढ़ा के। हाउएवर इट अराइजेज ओनली ऑन द इंसॉल्वेंट, और ये तभी हो सकता है जब बायर आपका क्या हो जाए, इंसॉल्वेंट हो जाए। व्हेन गुड्स, और आपको पता चल जाए, जब गुड्स रास्ते में ही थे तभी आपको पता चल गया कि बायर इंसॉल्वेंट हो गया। समझ में आया। अब इसमें क्या राइट क्या बताई है, क्या राइट क्या होती है ऐसे में अनपेड सेलर की। व्हेन द बायर ऑफ द गुड्स बिकम इंसॉल्वेंट, तो जो अनपेड सेलर है who has parted with the possession of goods has the right of, उसके पास पूरी राइट्स आ जाती है, वो गुड्स को ट्रांजिट में रोक सकता है। दैट इज टू से ही में रिज्यूम पोजेशन, वापिस से वो गुड्स की पोजीशन ले सकता है, रास्ते में पहुंचे गुड्स को रुकवा सकता है, तब तक वो गुड्स नहीं देगा अनटिल द पेमेंट ऑफ टेंडर ऑफ द प्राइस, जब तक बायर उसका पेमेंट ना करता। समझ में आया भाई, सीधी चीज़ है, बायर ने पेमेंट नहीं करेगा तो गुड्स कंडीशन रोक ही लेगा। कंडीशन, दस द राइट ऑफ स्टॉपेज इन ट्रांजिट कैन बी एक्सरसाइज ओनली व्हेन द फॉलोइंग। तो स्टॉपेज और ट्रांजिट कब हो सकता है, कब कर सकते हो। पहली पॉइंट तो बार बार पता ही चल रहा है, सेलर क्या होना चाहिए, अनपेड होना चाहिए। भाई सेलर को पैसा मिल गया होगा थोड़ी रुकवा सकता है, नहीं मिला होगा तो रुकवा सकता है। बायर क्या हो जाता है, जब इंसॉल्वेंट हो जाता है। समझ में आया, तभी तो मैं स्टॉपेज इन ट्रांजिट करवा सकता हूँ। और तीसरा, गुड्स आर इन ट्रांजिट। भाई अगर गुड्स बायर के पास पहुँच गए हैं तब तो ट्रांजिट की बात ही नहीं आती है। तो गुड्स कहाँ होने चाहिए, ट्रांजिट में। द सेलर हैज़ पार्टेड विद द पोजीशन ऑफ द गुड्स एंड द बायर हैज़ नॉट एक्वायर्ड। इसने भेजा तो है पर अभी तक बायर को मिला नहीं है। इन अदर वर्ड्स, गुड्स जो है वो पोजीशन में नहीं है, ना तो सेलर की ना तो बायर की, शायद उनके एजेंट के, किसी के भी पास नहीं है। तो बोल सकते हो कि आप कस्टडी में किसी मिडल मैन के पास है, तो वहाँ से आप उसे रुकवा सकते हो। ठीक है। ड्यूरेशन एंड टर्मिनेशन, देख रहे हो ना, आंसर पढ़ने का तरीका देखो कैसे, पहले उसका मीनिंग लिखना है, फिर उसी में बताना है कि उसे टर्मिनेट कैसे करते हैं। बार बार यही आ रहा है, कैसे उसे टर्मिनेट किया जाता है। ठीक है, तो ड्यूरेशन एंड टर्मिनेशन ऑफ ट्रांजिट में। अब अगले पॉइंट पे आते हैं, ड्यूरेशन ऑफ ट्रांजिट दिया हुआ है इसमें। ये हु इज़ इंसॉल्वेंट तो सबको पता है कि किसे इंसॉल्वेंट बोलते हैं हम लोग। अब इसमें टर्मिनेशन में पहला पॉइंट है ड्यूरेशन ऑफ ट्रांजिट। गुड्स आर डीम टू बी इन कोर्स, तो गुड्स कहाँ होने चाहिए, तो ट्रांसफ़र, मतलब ड्यूरेशन में होने चाहिए, सामने वाले को गुड्स पहुँचे नहीं होने चाहिए। फ्रॉम द टाइम व्हेन दे आर डिलीवर्ड टू अ कैरियर और अदर बैली फॉर, हमने किसी को, सामने वाले को किसी बैली को दिया कि भाई आप ये गुड्स बायर तक पहुँचा दो। अनटिल द बायर और इस एजेंट इन दैट बिहाफ टेक्स डिलीवरी ऑफ देम, जब तक सामने वाले के बैली ने गुड्स को अपने हाथ में ना लिया हो तभी आप, मतलब टर्मिनेट कब होगा, कब आप रोक सकते हो, जब गुड्स अभी भी रास्ते में ही हो। समझ में आया। जैसे एग्जांपल, बी मद्रास में रहता है, ऑर्डर गुड्स ऑफ ए एट पटना एंड डायरेक्ट दैट दे शुड बी सेंड टू मद्रास। बी लिविंग एट मद्रास, वो ऑर्डर करता है ए को, ए कहाँ रहता है, पटना में। बी ने ऑर्डर किया, हाँ याद रखना, ए को, ए पटना में रहता है। उसने बोला मद्रास में मुझे गुड्स भेज दो। गुड्स आर सेंड टू कलकत्ता, गुड्स कहाँ पहुँचे हैं, कलकत्ता पहुँचे हैं। एंड देयर डिलीवर्ड देयर टू सी, वो बोट जहाँ शिप वगैरह होती है वहाँ पहुँचा दी गई है। टू बी फॉरवर्डेड टू मद्रास। द गुड्स वाइल दे आर इन पोजिशन ऑफ सी आर इन ट्रांसिट। मतलब समझ में आया, मतलब सिंपल बोल सकते हो कि ए ने वो गुड्स सी के पास पहुंचाया है कि बी को डिलीवर कर देना। जब तक वो गुड्स सी के पास है
ये ए ने ही सी को भेजा है बी को डिलीवर करने के लिए, तो जब तक गुड्स सी के पास है तब तक गुड्स को स्टॉपेज कराया जा सकता है, लेकिन एक बार बी के पास पहुंच गया तो स्टॉपेज इन ट्रांजिट नहीं हो सकता। समझ में देखो यही सब एग्जांपल्स मीनिंग्स वगैरह लिखने जाते हैं, ठीक है। ये इसका फर्स्ट पॉइंट था। सेकेंड पॉइंट इधर लिखा है एंटीसिपेशन बाय बायर ऑफ एंड ऑफ ट्रांजिट, ठीक है। समझते हैं ये क्या पॉइंट क्या बोलना चाहता है। इफ द बायर और हिज एजेंट इन दैट बिहाफ ऑब्टेन डिलीवरी द गुड्स बिफोर देयर अराइवल एट द अपॉइंटेड डेस्टिनेशन द ट्रांजिट इज एट एन एंड। ये तो नाम से ही पता चल रहा है। इफ बायर और हिज एजेंट, बायर या उसके एजेंट ने डिलीवरी ऑब्टेन कर ली गुड्स की विथ और विथआउट द कंसेंट ऑफ कैरियर, मतलब जो शिप जिसके जरिए आ रहा था, जिसके थ्रू, बिफोर द अराइवल ऑफ द डेस्टिनेशन, डेस्टिनेशन से पहले ही बायर ने गुड्स ले लिया, तो बोल सकते हो ट्रांजिट वहाँ ख़त्म हो गया, अब आप स्टॉपेज नहीं कर सकते। इन सिंपल वर्ड, बायर के पास गुड्स पहुँचते ही ट्रांजिट ख़त्म हो जाता है और सेलर की स्टॉपेज इन ट्रांजिट की राइट ख़त्म हो जाती है। कई बार हो जाता है बायर डेस्टिनेशन पे पहुँचने से पहले बीच में से गुड्स उठा लेता है, तो यहाँ स्टॉपेज इन ट्रांजिट वाला पॉसिबिलिटीज़ नहीं होगा। थर्ड दिया है अटॉर्नमेंट ऑफ कैरियर टू बायर। इसका मतलब इफ़ आफ्टर द अराइवल ऑफ द गुड्स एट द अपॉइंटेड डेस्टिनेशन कैरियर और अदर belly acknowledges to the buyer or his agent that he hold the goods is on his behalf and continuous in possession of them as belly for the buyer or his agent, the transit is an end। बहुत सिंपल वे में कहा जाए, गुड्स जो थे वो डेस्टिनेशन पे पहुंच गए और जो कैरियर था अदर belly था, अब वो बायर का एजेंट बन गया कि भाई यहाँ से ये गुड्स अब मैं आपके पास तक पहुँचाऊँगा। मतलब क्या होता है, वहाँ से उसने गुड्स भेजे होते हैं सेलर ने, वो शिप के ज़रिए पोर्ट तक ले आता है, तो पोर्ट तक तो वो सिर्फ किसका था, वो जो शिप मैन या जो बैली है यहाँ पे वो बायर के लिए काम कर रहा था। लेकिन एक बार पोर्ट पे गुड्स पहुँच गया तो उस पोर्ट से बायर ने उसे बोला है कि ये आपको लाना है, तब वो बायर के लिए काम करेगा। इसलिए उसके बिहाफ पे, अगर बायर के बिहाफ पे चाहे बैली ने चाहे वो कैरियर ने किसी ने भी वो जिम्मेदारी ले ली कि अब यहाँ से गुड्स मैं लाऊंगा, तब वो बायर का हो गया। मतलब एक तरीके से कहा जाए तो बायर का एजेंट हो गया ना। तो अगर उसने गुड्स ले लिया तो सीधी सी चीज़ है, अब गुड्स बायर के हो चुके हैं और स्टॉपेज इन ट्रांजिट पॉसिबल नहीं है। समझ में आया। एक एग्जांपल दिया है, बी हु लिव्स एट अहमदाबाद। बी एक पर्सन जो कहाँ रहता है, अहमदाबाद में, ऑर्डर करता है गुड्स को ए एट आगरा। ए उसे अहमदाबाद भेज देता है सी के ज़रिए, जो अ कैरियर अपॉइंटेड बाय, ये सी कौन था, इसे किसने अपॉइंट किया था, बी ने। समझ में आया। याद रखना जिसने ऑर्डर दिया था मतलब बायर ने। समझ में आया। उसके बाद जैसे ही हम आगे बढ़े, द गुड्स अराइव्ड एट अहमदाबाद और सी के हाथों में पहुंच गए। एट बीस रिक्वेस्ट सी ने उसे अपने वेयर हाउस में रख लिया। द गुड्स आर हेल्ड बाय सी नो लॉन्गर एज कैरियर बट एज अ वेयर हाउस मैन। अब वो किसका वेयर हाउस था, सी का, और किसके कहने पे उसने वहाँ रखा था, बी के। तो यहाँ लॉन्गर इन ट्रांजिट ख़त्म हो जाता है। समझ में आया भाई। सीधी सी चीज़ है, बी अहमदाबाद में रहता था, वो ए को ऑर्डर करता है जो आगरा का है, ए गुड्स भेज देता है अहमदाबाद बाई सी के ज़रिए, लेकिन ये जो कैरियर है ये अपॉइंट किसने किया था, बी ने अपॉइंट किया था। कहीं ना कहीं जैसे ही सी के वेयर हाउस में गुड्स पहुंचा अपॉइंटेड बाय बी ओनली, तो गुड्स अब बी का हो गया। उसका रीज़न है ये एजेंट किसका था, बी का। क्लियर। तो अब यहाँ ट्रांजिट स्टॉप हो जाता है, अब बीच में नहीं रोक सकते, अब वो गुड्स बायर ले चुका है। इसका मतलब सर स्टॉपेज इन ट्रांजिट हो गया तो क्या सेलर कुछ नहीं कर सकता, नहीं, और भी बहुत कुछ कर सकता है, पर स्टॉपेज इन ट्रांजिट का कोई चीज़ उस पर अप्लाई नहीं होगा। रॉन्गफुल रिफ्यूज़ल बाय द कैरियर टू डिलीवरी, वेयर द कैरियर, जहाँ कैरियर या बैली रॉन्गफुली रिफ्यूज़ कर देते हैं गुड्स डिलीवर करने को, गुड्स टू द बायर और इज एजेंट इन दैट बिहाफ, द ट्रांजिट इज डीम्ड टू बी एट एन एंड। मतलब जहाँ पे कैरियर है या बैली है वो रॉन्गफुली रिफ्यूज़ कर देते हैं, मतलब गलती से मना कर देते हैं गुड्स डिलीवर करने के लिए बायर को, तो भाई सीधी सी चीज़ है, गलती उनकी है, बायर की गलती नहीं है, तो यहाँ स्टॉपेज इन ट्रांजिट जैसा कुछ नहीं लगेगा। ठीक है। उसका रीज़न है यहाँ मिस्टेक किसकी है, कैरियर और अदर बैली की, उन्होंने गुड्स उसको डिलीवर नहीं किया, ना तो ही उसके एजेंट को। तो यहाँ ट्रांजिट जैसा देखो सीधी चीज़ है, वो कॉन्ट्रैक्ट ही एंड हो जाता है, इसलिए बोला ट्रांजिट टू बी एन एंड। पार्ट डिलीवरी आपने कर दी हो, वेयर पार्ट डिलीवरी ऑफ द गुड्स हैज़ बीन मेड टू द बायर और हिज एजेंट ऑन दैट बिहाफ, द रिमाइंडर ऑफ द गुड्स में बी स्टॉप्ड इन ट्रांजिट unless the part delivery has been given such circumstances show an agreement given up possession for the whole of the goods। मतलब यहाँ पे बहुत सिंपल वे में कहा गया है कि अगर आपने आधी मशीनरी का मतलब कुछ पार्ट डिलीवर कर दिया है तो आप बाकी के रिमेनिंग पार्ट अगर अभी भी आपके पास हैं तो आप उस पर स्टॉपेज कर सकते हो।
लेकिन वो भी पार्ट अगर यूजलेस नहीं हो, उसी के काम में रहेंगे, तो आप उसे भी स्टॉप नहीं कर सकते हो, वो जाना ही पड़ता है उसके पास। बस यहाँ याद रखना, पार्ट अगर आपके पास है तो आप पार्ट को स्टॉप कर सकते हो, लेकिन अगर वो भी डिलीवर हो गया एग्रीमेंट के हिसाब से तो आपको पूरा पूरा डिलीवर करना पड़ेगा। ठीक है। फिर दिया है रिजेक्शन बाय द बायर। अगर गुड्स रिजेक्ट कर दिए बायर ने या कैरियर या तो अदर बेली ने, इन कंटिन्यूस इन पोजीशन ऑफ देम, अभी भी वो किसके पोजीशन में, उन्हीं के पोजीशन में, द ट्रांजिट इज नॉट डीम्ड टू बी एंड, तो ट्रांजिट यहाँ रुकता नहीं है, इवन इफ द सेलर हैज़ रिफ्यूज टू रिसीव देम बैक। समझ में आया? भले सेलर ने भी उसको रिफ्यूज़ कर दिया हो, मना कर दिया हो कि नहीं मैं भी नहीं इसे वापस लूँगा, इसे आपको ही लेना पड़ेगा। ठीक है। ऐसे सारे काफ़ी सारे पॉइंट हैं, थोड़ा रिवाइज कर लेना, टिक कर लेना टॉपिक को, तो अच्छे से समझ में आएगा। आज का सेशन यहाँ तक रखते हैं, रीड रिवाइज करते रहना, एनी 5 पॉइंट प्रिपेयर करना है। ठीक है, चलो कल नेक्स्ट टॉपिक प्रिपेयर करेंगे। अगर समझ में आ रहा है, पूरा लेक्चर ले रहे हो, तो एक ओके का रिप्लाई मुझे ज़रूर कर देना कि यस सर टॉपिक समझ में आया, और जो नहीं करेगा वो मैं नोट कर रहा हूँ कौन कौन नहीं कर रहा है। थैंक यू।